तो वी विल गो अहेड विथ मोर ऑन ग्रेविटेशन। कल हमने पूरा एक लेक्चर सिर्फ केपलर के दो लॉ में लगा दिए, सिर्फ दो लॉस। तो अभी वो फटाफट से केपलर के दो लॉ मुझे स्टेटमेंट के फॉर्म में बताओ, सो दैट वी कैन गो अहेड विथ केपलर्स थर्ड लॉ एंड देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो केपलर्स के तीन लॉ है एंड दीज आर कॉल्ड एज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, क्योंकि केपलर के तीनों लॉ प्लैनेट का मोशन डिस्क्राइब करते हैं। उसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। इट टेल्स यू दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन in an elliptical orbit with sun at one of the foci. नंबर टू था लॉ ऑफ एरिया, जिसको आप केपलर सेकंड लॉ बोलते हो। The line joining the sun and the planet sweeps equal areas in equal interval of time. और हमने कल ये प्रूव भी किया था मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया था? हमने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट लिया, देन sun is sitting at one of the foci, let us say this sun, and then let us say पहले planet A पोजीशन पे था इन अ गिवन टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, वो A से आ गया B पे। तो A से B तक जाने में टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। ये रेडियस वेक्टर है स्टार्टिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट, ये रेडियस वेक्टर है आर बार। ए पे वेलोसिटी था वी बार, तो वी बार डेल्टा टी ये बन गया डिस्टेंस ए बी। तो याद रखना ये वी बार मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी साइड का डिस्टेंस कितना हो गया? वी बार डेल्टा टी। और आर बार ये है एस से ए तक का डिस्टेंस। अगर प्लैनेट किसी और पोजीशन पे होता, लेट अस से सी पे होता, और सी से डी पे जाने में अगर उसको डेल्टा टी टाइम लग रहा है, यहाँ पे भी ए से बी जाने में डेल्टा टी टाइम लगा, यहाँ से सी से डी जाने में भी डेल्टा टी टाइम लगा है। ये एरिया कवर्ड ए टू है, ये एरिया कवर्ड ए वन है, हमको शो करना है ए वन इक्वल टू ए टू। तो हमने ए वन इक्वल टू ए टू शो करने के लिए हमने बेसिकली शो किया कि एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। तो एरिया कांस्टेंट होना चाहिए शो कैसे करोगे? पहले तो आपको दो वेक्टर्स से ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है वो पता हो। तो ये जो वेक्टर है, अगर इसको मैं यहाँ पे दिखाने की जगह पे, ये जो वेक्टर है इसको मैं अगर यहाँ शो कर दूं, तो ये वी बार डेल्टा टी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। वी बार डेल्टा टी को हमने कर दिया यहाँ पे ड्रॉ। तो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। और अगर आपको याद होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर लोगे तो एक वेक्टर का और दूसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का अगर तुम मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। हमको चाहिए था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो डिवाइड बाय 2। तो ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार विथ वी बार डेल्टा टी। ओके, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारा काम हो गया। हाँ, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और कल हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, तो आज हम नहीं करेंगे। डेल्टा टी स्केलर है, स्केलर को तुम बाहर लिख सकते हो। तो डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा टी बाहर ले गए, आर बार क्रॉस वी बार बचा अपॉन 2। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 आर बार क्रॉस वी बार। मोमेंटम होता है, अगर आपको याद होगा, एम इंटू वी बार। तो वी बार क्या हो गया? व्हाट इज वी बार? मोमेंटम अपॉन एम। सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 आर बार क्रॉस पी बार बाय एम बार। एम वी बार की जगह पे लिखा पी बार बाय एम। एम स्केलर है, स्केलर को वापस बाहर निकाल लो। 1/2 एम आर बार क्रॉस पी। और अगर आपको याद होगा, ये आर बार क्रॉस पी होता है एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने आपको बताया था कि मोशन अगर एंगुलर हो, चाहे वो सर्कुलर हो या इलिप्टिकल हो, तो एंगुलर मोमेंटम होता है कांस्टेंट। एम भी है कांस्टेंट, डेल्टा टी भी है कांस्टेंट। तो डेल्टा ए मतलब एरिया इज कांस्टेंट। तो या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, एरिया कवर्ड इन गिवन टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी को भी कांस्टेंट बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया कवर्ड बाय अ प्लैनेट इन सेम टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। मतलब ए से बी तक जाने में अगर टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, सी से डी तक आने में अगर टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, जैसे 1 मंथ एंड 1 मंथ,
तो फिर ये एरिया A1 और A2 भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमने मैथमेटिकली डिराइव कर लिया केपलर सेकेंड लॉ। अभी हम स्टार्ट करेंगे केपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका वापस से तुमको सिर्फ स्टेटमेंट ही चाहिए, आपको डिराइव नहीं करना है इसको। केपलर थर्ड लॉ, इसको आप बोलते हो लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड ये आपको बताता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेम मेजर एक्सिस। क्योंकि ऑर्बिट है इलिप्टिकल, और अगर आपको याद होगा ना, ये मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस के आधे को तुम बोलते हो सेमी मेजर एक्सिस। तो ये लॉ तुमको बताता है कि किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मैंने यहाँ पे ए क्यूब लिखा, नोट्स में आर क्यूब लिखा होगा, क्योंकि बुक टू बुक, नोट टू नोट से नोटेशन चेंज होता है। अभी आर क्यूब लिखा कि ए क्यूब लिखा है मुझे याद नहीं, बट आर क्यूब लिखा है ना, तो वो आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, राइट। तो व्हाट इज केपलर्स थर्ड लॉ? इट स्टेट्स दैट it states that time period, square of time period, it states that square of time period of any planet, around sun is directly proportional to, किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू क्यूब, इसका क्यूब, क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, या फिर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ए क्यूब, मतलब टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। गुड, क्लियर। तो लॉ ऑफ पीरियड इज वेरी सिंपल। अब तो ये थे तीन केपलर के आपके लॉस प्लैनेटरी मोशन के। सिर्फ ये आपको प्लैनेट के मोशन का इंफॉर्मेशन देते हैं, मून का नहीं, प्लैनेट का, इसलिए प्लैनेटरी मोशन बोला है हमने इसको, केपलर लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मून के लिए नहीं, लेकिन मून के लिए तुम देखोगे, सैटेलाइट के लिए, मतलब सैटेलाइट के केस में भी ऐसा सेम इक्वेशन बन जाता है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं, हमको पता करना है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 1/4πε0 Q1 Q2 by r square. Similarly, if I ask you what is gravitational force between two masses m1 and m2, g m1 m2 by r square, इसको तुम बोलते हो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब तक तुमने ये जो लॉ है ना, ये सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ा होगा। The force between two masses m1 and m2 is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between the centers of two masses. लेकिन ये जो लॉ है, ये आया कहाँ से? हमने कैसे बोल दिया कि G m1 m2 by r square, force is equal to G m1 m2 by r square, आया कहाँ से? तो हम पहले वो डिराइव भी करेंगे, हम देखेंगे कहाँ से आया। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं, उसका भी रीजन है, बताता हूं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्यों बोला? क्योंकि ऐसे कुछ लॉज है जो पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी तुम अप्लाई करोगे तो सेम मिलेगा आपको। बाकी जो कुछ लॉ होते हैं ना, वो लोकेशन टू लोकेशन, कंडीशन टू कंडीशन चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, आप देखोगे इसमें क्या वैल्यू है, 9.8। वो एक्चुअली सही बात नहीं है, दैट इज रॉन्ग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 सिर्फ अर्थ के पोल्स पे होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। तुम जैसे इक्वेटर पे आओगे तो कम होगी, तुम अर्थ के ऊपर जाओगे तो कम होगी, तुम अर्थ के अंदर जाओगे तो भी कम होगी।
तो कुछ वैसे ही कुछ लॉज ऐसे होते हैं ना जो एक जगह से दूसरी जगह पे स्लाइटली चेंज होते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब तुम पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी लो, कोई भी दो बॉडी लो, कोई भी दो मासेस लो, दो प्लैनेट्स ले लो, प्लैनेट और मून ले लो, या तुम खुद दो ऑब्जेक्ट मास वन मास टू उस पर लगा दो, सेम लॉ बनता है। तो ये जो लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट टेल्स यू दैट every particle of matter attracts every other particle of matter in this universe with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between the two masses। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये आया कहाँ से, ये लॉ कहाँ से आया? तो न्यूटन न्यूटन ने ये लॉ बनाया था बाय स्टडिंग ऑब्जेक्ट, बाय स्टडिंग द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। तो न्यूटन ने इन डिटेल मून का मोशन अराउंड अर्थ स्टडी किया और वहां से उसने फॉर्मूला डिराइव किया। तो देखते कैसे डिराइव किया, लेट अस सी। सो न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, और उस टाइम तक ये पता था, क्या पता था कि मून को अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो इट वाज नोन दैट टाइम पीरियड ऑफ मून टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ इज, बताओ तो कितना होता है? उस टाइम पे पता था, आज से 300-400 साल पहले, तुमको अभी नहीं पता। 27.3 days। एंड ऑल्सो द डिस्टेंस टू मून वॉज नोन। पता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून? 3,85,000 किलोमीटर। 3,85,000 किलोमीटर को तुम लिखते हो 3.85 × 10⁵ So it was known that time period of moon around earth is 27.3 days, and the distance between the center of earth and moon is कितना है? 3.85 × 10⁵ मीटर। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। तो डिस्टेंस भी पता है और टाइम पीरियड भी पता है, तो यहां से हम न्यूटन लॉ फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे? हमको ये भी पता है व्हाट इज द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, सर्कुलर। जैसे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में होते हैं ना, वैसे मून क्या होता है? सर्कुलर ऑर्बिट में होता है। तो ऑल्सो वी नो दैट क्या पता है आपको? मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज क्या है? क्या है? इज सर्कुलर। और आपको ये भी पता है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी होता है? सेंट्रीपिटल। वेरी गुड। ऑल्सो therefore सेंट्रीपिटल फोर्स इज, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? मून पे, क्योंकि मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है? मून। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? याद है क्या आपको? mr⍵²। m is mass of moon, r is radius of moon's orbit। वो तो लिखा ना तुमने, ये r है, r, राइट? ओमेगा। और अगर आपको याद होगा, हमने ओमेगा भी देखा था, 2π टाइम पीरियड। ये भी डिराइव करके रखा है हमने मोशन इन अ प्लेन में। ओमेगा इज 2π टाइम पीरियड। तो ये बेसिक चीजें पता होगी तो फिर होगा कुछ। व्हाट इज मास ऑफ मून? दिया हुआ है, मास ऑफ मून की वैल्यू आपको दी हुई है, लिखा हुआ कहीं तो। व्हाट इज मास ऑफ मून? नहीं तो कोई बात नहीं, चलो नहीं तो फिर कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। एक एक सिंपल सा फिजिक्स में ना, एक सिंपल सा
फॉर्मूला याद रखना, जो वैल्यू नहीं दी हो ना उसको कैंसिल करना। अभी कैसे कैंसिल करोगे, आपको पता है ये तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया, लेकिन फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। किस किसकी बात चल रही है यहाँ पे, मून की। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, m a m मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मून इक्वल टू m r 2 पाई बाई t का स्क्वायर। m और m हो गया कैंसिल, तो आपको मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ मून। अरे बाबा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ मून इक्वल टू r, what is r, 3.85 into 10 raised to 5, 2 pi by time period. What is time period of moon around earth, 27.3 days, तो 27.3 दिन, हर दिन में 24 आवर, हर आवर में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड, इससे क्या करोगे, स्क्वायर करोगे और ये पूरा सॉल्व करोगे। हम नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी कैलकुलेटर से करवा के रखा है। तो ये आता है 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आता है 0.027 इंटू 10 रेज़ टू, सॉरी 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो था मून का एक्सेलरेशन अराउंड अर्थ, मतलब ऐसा है कि ये अर्थ है और ये मून था जो इसके अराउंड घूम रहा है, और इसका एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, जल्दी बोलो कितना है, कितना है, अरे कितना है, अभी तो कैलकुलेट किया। हाँ, तो ये मून की बात चल रही थी, मून। और सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया होता अर्थ की सरफेस पे, वैसे बाय द वे ये मून अर्थ के अराउंड क्यों घूम रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन है मून का, ये किसने प्रोड्यूस किया, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये जो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस पे है, मैंने अभी बताया, जस्ट बताया, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन है ये भी किसने प्रोड्यूस किया, अर्थ ने। तो मून का एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस किया, अर्थ ने, और ऑब्जेक्ट का किसने प्रोड्यूस किया, अर्थ ने। तो दोनों ही कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थ। ये याद रखना, अब याद रखना, काम में आएगा। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और मून का एक्सेलरेशन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो 9.8 अपॉन 0.027 आएगा, और ये आता है अराउंड 3600। कितना आता है, 3600। चेक कर लो, चेक कर लो ना, लेट अस सी, कोई बात नहीं। 9.8 डिवाइडेड बाय 0.027, देखो कितना है, 362। मतलब पता है हमारी गलती हुई, कहाँ गलती पता है, इधर एक जीरो एक्स्ट्रा आना चाहिए। देखो नोट्स में देखो, है क्या जीरो एक्स्ट्रा, नहीं है, आना चाहिए ना, आना चाहिए, तब हाँ तब जाके आएगा ना। है देखो 9.8 को मैं डिवाइड करता हूँ 0.0027 से, अभी आ रहा है, लगभग आ रहा है, राइट। हाँ, तो वहां पे एक जीरो एक्स्ट्रा है, क्योंकि कैलकुलेशन हमने किया नहीं, इसके लिए मैंने बताया आपको, एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दो वहां पे। तो व्हाट इज रेशियो ऑफ एक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ एक्सेशन ऑफ मून, 3600, 3600। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करते हैं, एक बात बताओ, तुमको रेडियस ऑफ मून पता है ना, पता है,
पता तो है आर एम, अभी तो बहुत था हमने। हाँ, ये जो आर एम है ये तो पता है कितना है, 3.85 इंटू 10⁵ और ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज योर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि तुम इस ऑब्जेक्ट जैसे हो जो अर्थ पे है। रेडियस ऑफ अर्थ, तो व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6378 किलोमीटर एग्जैक्ट वैल्यू। बहुत जगह पे 6400 लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, राइट। तो हमको क्या क्या पता है? हमको पता है स्मॉल आर। व्हाट इज स्मॉल आर? व्हाट इज स्मॉल आर? डिस्टेंस ऑफ मून, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मून एंड सेंटर ऑफ अर्थ। कितना है ये डिस्टेंस? कितना है ये डिस्टेंस? हाँ, ओके, इंटू 10⁵. और कैपिटल आर क्या है? ये क्या है कैपिटल आर? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से? सेंटर ऑफ अर्थ से। ये डिस्टेंस कितना आया? 6378 किलोमीटर। लेकिन वो मीटर में, किलोमीटर में, सही है क्या? नहीं, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। हो गया मीटर में कन्वर्ट, वेरी गुड, सही है। अब एक काम करते हैं, अब इन दोनों को भी डिवाइड कर लेते हैं। चलो डिवाइड, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, 3.85 इंटू 10⁵ अपॉन 6378 इंटू 10⁵. एक काम करते हैं ना, ये 3 है ना, इसको भी 5 बना देते हैं। कैसे बनाओगे 5? यहाँ पे लगाओगे पॉइंट, क्योंकि 10⁵ कैंसिल होगा ना, कैंसिल होगा, यस। तो कितना आ गया? 3.85 अपॉन 63.78 है, बराबर है, बराबर है। मैं हर जगह पे थोड़ा गलती कर रहा हूँ देखने के लिए, यस एग्जैक्टली। मैं कई बार जानबूझ के गलती करता हूँ टू चेक कि तुम सही कर रहे हो कि नहीं। मैंने बोला 3 लाख, 3,85,000 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर में था। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 8, राइट। तो मैं जानबूझ के करूंगा और भी ऐसी चीजें। थोड़ा तुम्हारा ध्यान भी तो होना चाहिए ना, मार्क्स तो तुमको चाहिए, मेरे को थोड़ी चाहिए मार्क्स। ठीक है, गुड, ओके भाई। हाँ, तो फिर ये याद रखना, ये जो हमने एडजस्टमेंट किया, इसको इसको वापस से हम लोगों को करेक्ट करना पड़ेगा। इधर क्या लिखो अभी? 8, वेरी गुड। ये जब तुम पूरा सॉल्व कर लोगे, पूरा सॉल्व, तो ये आ जाएगा 60, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून, ये कितना था? 3600। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 60 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन 60 क्या है? आर बाई कैपिटल आर। तो ए ऑब्जेक्ट अपॉन ए मून, ये क्या आ गया? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। लेकिन ये स्मॉल स्मॉल आर पता है कौन था? स्मॉल आर था डिस्टेंस ऑफ मून, और कैपिटल आर था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब तुमको समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। therefore एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ऊपर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, यहाँ पे स्क्वायर किसका? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का स्क्वायर। एम मतलब मून का एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या है? मून का डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर ऑफ अर्थ से। तो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है? क्रॉस है। क्रॉस मतलब क्या है? इनवर्सली रिलेटेड। आ गया ध्यान में? आ गया? आपको जब भी आपको फोर्स निकालना हो तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेना, क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मिल गया। अब एक बात बताओ, अर्थ मून पे, अर्थ
मून पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, मास ऑफ मून इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन खुद क्या है, खुद क्या है, अपॉन अपॉन आर स्क्वायर है, बराबर। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था, क्या देखा था, एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो अर्थ अगर मून पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो मून भी अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो क्या होगा फिर, वो होगा मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अर्थ अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखता हूँ तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब इन जनरल अगर मेरे पास दो मासेस है तो फोर्स बिटवीन टू मासेस इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। हो गया प्रूव, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बराबर, गुड। हम्म, तो क्या किया हमने, कैसे कैसे डिराइव किया ये सब, क्या अप्रोच था। तो अब तक आप लोगों ने सिर्फ ये स्टेटमेंट के फॉर्म में सुना था, every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। मतलब m is proportional to m1 m2 by r square। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो वहां पे कांस्टेंट लिखते हो जिसको तुम बोलते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन ये रूल आया कहाँ से, वो आया यहाँ से कि न्यूटन ने, इसलिए इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। न्यूटन ने मून के मोशन का स्टडी किया अराउंड अर्थ, तब उसको पता था कि मून एक राउंड अराउंड अर्थ कंप्लीट करता है 27.3 डेज में। उसको पता था कि अर्थ और मून का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3,85,000 किलोमीटर, मतलब 3.85 × 10⁵ किलोमीटर, मतलब 3.85 × 10⁸ बराबर, करेक्ट। तो ये चीजें पता थी, और ये भी पता था कि मून का मोशन अराउंड अर्थ है सर्कुलर, और अर्थ के अराउंड मोशन अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स कंपल्सरी होता है, कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल। तो मून पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था, तीन फॉर्मूला थे, एक था mv²/r, एक था mv ओमेगा, एक था mr ओमेगा स्क्वायर। मैं mr ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ, रीजन सिंपल है कि मुझे ओमेगा मतलब 2π/t पता है और t पता है। फिर हमको ये भी पता है कि फोर्स एक्चुअली होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा बॉडी मूव हो रहा है, मून, तो एक्सीलरेशन किसका है, मून का है। तो इक्वल टू mr 2π/t का स्क्वायर। m और m हो गया कैंसल, तो एक्सीलरेशन ऑफ मून इज r इंटू 2π/t का स्क्वायर। अगर हम r की वैल्यू 3.85 × 10⁸ सब्स्टिट्यूट कर दें, टाइम पीरियड की वैल्यू 27.3 इंटू 24 इंटू 60 क्योंकि 27.3 डे, हर दिन में 24 आवर्स, हर आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड्स, वो सब अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मिलता है 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर, राइट। अब इफ आई इमेजिन कि मून की जगह पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो हमको अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सीलरेशन पता होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों के एक्सीलरेशन को डिवाइड कर दूं, क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि देखो दोनों का एक्सीलरेशन अर्थ की वजह से ही है, तो हमको सिर्फ कंपेयर करना था कि अर्थ अर्थ ने मून को जितना एक्सीलरेट किया और ऑब्जेक्ट को जितना किया उसका रेशो क्या है। उसका रेशो आ जाता है जब तुम डिवाइड करते हो, मतलब 9.8 अपॉन 0.0027 करते हो तो ये आता है 3600। यूनिट नहीं आएंगे क्योंकि दोनों सिमिलर क्वांटिटी का रेशो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया कैंसर। द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इज ऑलवेज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, रेशो का वैल्यू। फिर अगर हम लोग आर मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मून फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ और कैपिटल आर,
मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, इन दोनों का रेशियो ले ले 3.85 इंटू 10⁸ अपॉन 6378 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो ये जो वैल्यू आती है ना, ये आती है 60। कितनी आती है? 60। लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून ये था 3600। इस 3600 को लिख लिया मैंने 60 का स्क्वायर। तो उसके हिसाब से ये बन गया एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून एज 60 स्क्वायर, मतलब स्मॉल आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। इधर ऊपर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, यहाँ पे नीचे डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मून का पैरामीटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर में मून का पैरामीटर है। मतलब तुमको यहाँ से क्या समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मून पे अर्थ जो फोर्स लगाएगा वो होगा ma, लेकिन a क्या है? बाय आर स्क्वायर। और मून जो अर्थ पे फोर्स लगाएगा वो होगा कैपिटल एम। कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ। तो दोनों कंबाइन कर लिया तो क्या बन गया? फोर्स इज एम, कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ मून अपॉन आर स्क्वायर। इन जनरल अगर मैंने m1 m2 नाम दिया होता तो क्या बन जाता? क्या बन जाता? एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बन गया। बन गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां से लिख दोगे तुम स्टेटमेंट, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स every other particle of matter, every other particle of matter with a force, which is directly proportional to किसको? proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them, proportional to square of distance। एक्चुअली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स होता है वो, हम लोग सिर्फ लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, एक्चुअली डिस्टेंस इज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। तो इन जनरल अगर आप लिखोगे इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर, मतलब f इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर। ये g क्या है? g वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के तुमको चाहिए यूनिट और डायमेंशंस। ये जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ जी? फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर, मास इंटू मास केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तुम इसका डायमेंशंस भी निकाल सकते हो। डायमेंशंस ऑफ जी कहाँ से आएंगे? डायमेंशंस ऑफ जी आएंगे डायमेंशंस ऑफ फोर्स से, डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर से, डायमेंशंस ऑफ मास इनटू मास। फोर्स का डायमेंशन याद है क्या आप लोगों को? m1 l1 t माइनस 2। वेरी गुड। और r क्या है? डिस्टेंस, उसका क्या है? स्क्वायर। m1 मतलब मास, m2 मतलब मास। तो ये एक और ये एक हो गया कैंसिल, और नीचे एक बचा हो गया ऊपर। तो m-1 l3, 3 ना, t-2, ये आ गया आपका बराबर है।
बराबर है, बराबर है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार सीईटी में या फिर आपके कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। बराबर, हो गया। अब अगला टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो नोट्स में दिया है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है, मैं उसको भी सिंपल करके देने वाला हूँ अभी। वेक्टर फॉर्म जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम, एकदम सेम फ्लो है। तो मैंने नोट्स बनाते वक्त सेम ही रखा है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले कुलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म देखा था, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर हमने कुलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, राइट। फिर हमने देखा था कि अगर दो की जगह पे बहुत सारे चार्जेस हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, दो चार्जेस की जगह पे बहुत सारे चार्जेस है, तो व्हाट इज टोटल फोर्स ऑन वन चार्ज। फिर यहाँ पे भी वैसे करेंगे, अगर मेरे पास दो की जगह पे बहुत सारे मासेस है, तो व्हाट इज टोटल फोर्स ऑन वन, एनी वन मास। तो सेम, पूरा का पूरा फ्लो ही सेम रखा है। तो अभी वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और बहुत सिंपल है, तो जो नोट्स में दिया है उससे भी सिंपल करके देता हूं मैं। नोट्स में सही लिखा है लेकिन ठीक है, सिर्फ हमको डायरेक्शन से मतलब है। सपोज मेरे पास ये एक मास है, एक मास। अब डिफरेंस क्या है सिर्फ वो समझ लो। चार्जेस, चार्जेस अगर सेम टाइप के हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो रिपेल करते हैं। मासेस कभी रिपेल नहीं करते, मासेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सिर्फ पता होना चाहिए, इतना वेरी सिंपल थिंग। तो हमारे पास अगर दो मासेस है, उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर है, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन, वन मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, वन फर्स्ट मास, और एक्सर्ट कौन कर रहा है, सेकंड मास, जी m1 m2 बाय आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे वन टू, तो वहां पे जाता टू वन, क्योंकि सेकेंड चार्ज पहले चार्ज को रिपेल करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला पहला चार्ज था, एक्सर्ट करने वाला दूसरा चार्ज था। दूसरा चार्ज पहले चार्ज को धक्का दे रहा था, वो अवे, इसलिए F12 तो वहां पे था, R21 यहाँ उल्टा होता है। यहाँ फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, फर्स्ट। एक्सर्ट कौन कर रहा है, सेकेंड। लेकिन फोर्स रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव। तो जो सेकेंड चार्ज है ना, वो पहले मास, जो सेकेंड मास है वो पहले मास को अपने तरफ खींचेगा। ये पुल फोर्स है, पुश नहीं। क्या है ये, पुल। तो डायरेक्शन क्या होगा, एक मिनट, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, टू। डायरेक्शन क्या है, m1 कहाँ जाएगा, m2 के पास जाएगा। तो डायरेक्शन क्या है, वन टू टू है। तो यहाँ क्या लिखोगे, R12 क्या है, वहां पे वन टू, तो यहाँ टू वन। इधर ऐसा नहीं होता, इधर अट्रैक्टिव है। सेकेंड मास पहले को अपनी तरफ खींच रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, वन से टू है। तो ये हो गया आपका R12 कैप, यूनिट वेक्टर फ्रॉम वन टू टू। सिमिलरली फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन क्या आएगा, GM1 M2 अपॉन क्या आएगा, R21 क्या है। देखो ये नॉर्मल, नॉर्मल लाइफ वाली बात है, सीधी सीधी बात है। हम भी क्या करते हैं ना, अगर अपना किसी के साथ नहीं बनता, झगड़ा हो गया, निगरे, अरे तू पढ़ निगरे। वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला दूसरे को धक्का दे रहा है, तो दूसरा भी पहले को धक्का दे रहा है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज टू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज फ्रॉम वन टू। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल रिपेल। दोनों चार्जेस सेम टाइप के थे। और ग्रेविटेशन में क्या होता है, पहला मास दूसरे मास को धक्का नहीं देता, अपने पास बुलाता है, ये अपन सोबत बसू। फिर दूसरा बोलता है अच्छा ठीक है, तू पण कधीतरी, इफ इफ
first mass is attracting second is also attracting first, right? तो थोड़ा सोचो ना, फोर्स ऑन वन, कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? वन। कौन लगा रहा है? टू। तो टू वन को अपने पास खींच रहा है, डायरेक्शन क्या होगा? वन से टू। फोर्स ऑन टू, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? टू। कौन लगा रहा है? वन। तो ये भी तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना, वन सेकेंड को अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन क्या होगा? टू टू वन। यहाँ पे वन टू, यहाँ पे भी वन टू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे वन टू, वहां पे टू वन, बराबर, राइट, करेक्ट। अभी आपको दिख रहा है यहां से आर वन टू कैप और आर टू वन कैप, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है ना? अपोजिट है। तो ये जो आर वन टू कैप है, इस आर वन टू कैप की जगह पे, इस आर वन टू कैप की जगह पे मैं माइनस आर टू वन कैप लिख देता हूं। अरे, और ये माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? बाहर। बाहर ले लिया तो क्या आ गया? जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ गया आर टू वन कैप। जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर आर टू वन कैप, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर आर टू वन कैप कौन था? एफ टू वन। तो क्या हो गया? माइनस एफ टू वन। तो एफ वन टू बार इज माइनस एफ टू वन बार। ऐसा हमने वहां भी शो किया था, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो पहला अगर दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा भी पहले को अट्रैक्ट करेगा, सिंपल, राइट। पहला मास दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा तो दूसरा भी पहले को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन फोर्सेस अट्रैक्टिव, वहां पे फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट था लेकिन फोर्सेस रिपल्सिव थे। क्लियर? अब इसके बाद देखना है हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने अब तक सिर्फ दो दो मासेस लिए, अब हम दो की जगह पे लार्ज नंबर ऑफ मासेस लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत सिंपल है ये भी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मास हो, m1 m2, ऐसा करता हूं, इसको m2 बोलता हूं, इसको m1 बोलता हूं, m3 m4 m5 m6 mn, और हमको किसी भी एक पर्टिकुलर मास पे फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स। तो मान लो हमको पहले मास पे फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स ऑन मास वन इज फोर्स ऑन मास वन ड्यू टू टू, प्लस फोर्स ऑन मास वन ड्यू टू थ्री, प्लस फोर्स ऑन मास वन ड्यू टू फोर, प्लस 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 फोर्स ऑन मास वन ड्यू टू, सेम सेम लॉजिक। So if you have large number of masses m1 m2 m3 m4, then the total force on any mass, let us say first mass, is given by f1 bar equal to f12 plus f13 plus f14 up to f1n, right? बराबर। अब ये तो पता ही होता है तुमको, जी m1 m2 by r12 स्क्वायर। मैंने वो नोट्स में लिखा नहीं लेकिन इधर लिख देता हूँ, और इधर लिख देता हूं मैं, जी m1 m2 अपॉन r12 स्क्वायर r12 कैप, where 1 2 is distance between 1 and 2, और फोर्स ऑन 1 है तो पहले मास को सेकेंड मास अपनी तरफ खींचेगा, तो 1 to 2 आएगा डायरेक्शन, बराबर है। f13 जी m1 m3 अपॉन r13 स्क्वायर r13 कैप, प्लस 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 जी m1 mn r1n स्क्वायर r1n कैप। तो पहले दो में डिस्टेंस था r12, पहले और तीसरे में है r13, पहले और चौथे में है r14 r1n n r1n। और अगर आपको याद होगा तो हमने इसको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में लिखा था, अगर याद होगा तो, जी कांस्टेंट समेशन मैंने बताया था, मैंने बताया था
आपको बताया था, आपको याद होगा तो ऐसा देखो काम है। तो मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जरूरी नहीं है ना कि पहला मास ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तुमको दूसरा भी फाइंड करना पड़ सकता है, तीसरा भी करना पड़ सकता है, चौथा भी करना पड़ सकता है, पांचवा भी करना पड़ सकता है। तो इन जनरल फोर्स ऑन एनी मास आई आइस नंबर, अगर आपको पहले मास पे फोर्स निकालना है तो आई की वैल्यू 1 डाल दो, दूसरे पे निकालना है तो 2 डाल दो, तीसरे पे निकालो 3 डाल दो। राइट, राइट। तो जे की वैल्यू 1 से कहाँ जाएगी, एन तक। अभी ध्यान देना यहाँ पे, फिर बाद में समझ में नहीं आता कहाँ से नोटेशन आया। पहले बात बताओ, अगर मुझे पहले मास पे फोर्स निकालना है तो क्या पहला मास खुद पे फोर्स एक्सर्ट करेगा क्या, नहीं। तो अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू 1 होगी क्या, नहीं। अगर मुझे फोर्स ऑन सेकेंड मास निकालना है तो आई की वैल्यू क्या होगी, 2। जे की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, यस। लेकिन जे की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, नहीं। तो जे इज नॉट इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं। और इसी को मैंने नोट्स में शॉर्टकट में करके दिया है, डायरेक्टली इस स्टेप के बाद। मैंने इस स्टेप के बाद डायरेक्टली आपको लिख के दिया है नोट्स में, अगर आप देखोगे तो फोर्स ऑन आई इज समेशन फोर्स ऑन आई जे, जे रन फ्रॉम 1 टू n, जे इज नॉट इक्वल टू, ऐसा लिखा है ना, करेक्ट, बराबर। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। बाकी अभी अगले लेक्चर में